Hello, I welcome you all on my YouTube channel DBrains 360. So we are doing Indian Polity by M. Lakshmi Kant. So this is the sixth edition of Indian Polity. Okay, and we are doing chapter 1 historical background, and in that we are doing Government of India Act 1935. So before we start the class, I would like to say please subscribe, share, comment, and also press the bell icon button. Okay, now come to the topic. Government of India Act 1935. Okay, the act marked a second milestone towards a completely responsible government in India. So this act 1935 is the second milestone. second milestone क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि फर्स्ट, इससे पहले जो आया है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वो फर्स्ट माइलस्टोन है इन मेकिंग ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. So it was lengthy and detailed document having 321 section and 10 schedule. So ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो काफ़ी लेंदी था, ठीक है, और डिटेल था, और इसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे. ओके, सो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें 321 शेड्यूल थे. अभी हमारे पास कोई ऐसा 321 सेक्शन थे, ठीक है, और 10 शेड्यूल था. सो अभी हमारे पास सेक्शन के प्रॉपर ऐसे कुछ लिस्ट नहीं हो बनते हैं, ठीक है. अब हम लोग कैसे उसको डिवाइड किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसको हम लोग डिवाइड किए हैं आर्टिकल्स में, ठीक है, फिर पार्ट्स में और फिर शेड्यूल में. ओके, तो उस समय हमारे पास 10 शेड्यूल थे, अभी हमारे पास कितने 12 शेड्यूल है, और हमारे पार्ट्स अभी प्रेजेंट कितने पार्ट्स हैं, तो अभी हमारे पास 25 पार्ट्स हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 22 पार्ट्स. ओके, और अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 495 के जो है आर्टिकल्स हैं. ओके, सो आफ्टर दिस, ओके, नाउ इसके फीचर्स देख लेते हैं. व्हाट आर द फीचर्स? ओके, so feature, it provide for the establishment of all Indian federation consisting of provinces and the princely state as a unity. तो सबसे पहले ये जो वर्ड आया आपका ऑल इंडिया फेडरेशन, उसको समझते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन से क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन. ओके, सो ऑल इंडिया फेडरेशन मीन्स, ठीक है, क्या है, तो ऑल इंडियन फेडरेशन जो था वो कंसिस्ट करता था ऑल ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जितने भी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे उसको कंसिस्ट करता था, प्लस ऑल द चीफ कमिश्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस, ऑल द चीफ कमिश्नर्स के जो प्रोविंसेस थे उसको, और प्लस प्रिंसली स्टेट, यानी इन सबको मिला के हम क्या बना रहे थे, ऑल इंडियन फेडरेशन को बना रहे थे. बट ये ऑल इंडियन फेडरेशन जो है वो बन नहीं पाया, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो हमारे ऑल इंडियन फेडरेशन को बनाने के लिए कुछ रूल्स और कुछ क्राइटेरिया रखा गया था, ठीक है, कि ये क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करेंगे तब आप ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस कहलाएंगे, और इस तरह से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिस्ट करेंगे. लेकिन वो जो भी क्राइटेरिया था उसको फुलफ़िल नहीं हो पाया था, इसलिए ऑल इंडियन फेडरेशन जो है वो नहीं बन पाया था. सो it provide for the establishment of all Indian federation consisting of provinces and the princely state as a unit. Okay, then next क्या बोल रहा है ये, the act divided the powers between the center and unit in terms of 3 list, ठीक है. सो सेंटर और यूनिट से यहाँ पे बोला जा रहा है आपको स्टेट्स को, ठीक है, स्टेट्स और प्रोविंस, ये प्रिंसली स्टेट्स जो भी हैं या प्रोविंसेस जो हैं उनको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यूनिट. स्टेट नाम ना देके यूनिट्स बोला जा रहा है. तो जो हमारा ये जो एक्ट है वो पावर का डिवीजन करेगा बिटवीन द सेंटर और यूनिट्स, एंड इसमें 3 लिस्ट बनेंगे, ठीक है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन लिस्टों के बारे में. तो फेडरल लिस्ट बनेगा जो अभी सेंट्रल लिस्ट कहलाता है, देन आपका प्रोविंशियल लिस्ट जो स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट, एंड देन रेसिडुअली पावर यानी रेसिडुअल रिस्ट. तो आप कमेंट करके बताएंगे कि अभी प्रेजेंट में हमारे कंकरेंट लिस्ट में कितने आइटम हैं. ओके, सो उस समय जो हमारा था फेडरल लिस्ट जो बना उसमें 59 आइटम थे, देन प्रोविंशियल में हमारे 54, कंकरेंट जो कि बोथ सेंटर और स्टेट दोनों उस पर मतलब लॉज बना सकते थे, उसमें 54 आइटम्स थे, और रेसिडुअल पावर वर गिवन टू द वाइसरॉय, और अभी हमारे पास रेसिडुअल पावर किसको दिया हुआ है, सेंटर को. हाउएवर द फेडरेशन नेवर कम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट डिडंट
ज्वाइन इट। ओके, तो पेंसिल स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए हम लोग जो है फेडरेशन जो है वो कभी बना ही नहीं। देन सेकेंड पॉइंट जो है इसका क्या है फीचर्स, तो इट एबॉलिश द डायरकी। डायरकी जो हमारा आया है 1919 में, जो डायरकी सिस्टम हम जो लाए थे प्रोविंसेस में, उसको 1935 जो है वो अबॉलिश करता है। ठीक है, और इंट्रोड्यूस करता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब प्रोविंस को पूरा अधिकार दिया जाता है प्रोविंस को कि आप अपना जो भी रूल एंड रेगुलेशन जो है वो अपने उसको बनाने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, एंड द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज अ ऑटोनोमस यूनिट। ऑटोनोमस यूनिट की तरह उनको काम करने के लिए अधिकार दिया जाता है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर। जो भी उनका जो डिफाइंड स्फीयर है, जो भी उनका बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर वो अपने अनुसार काम कर सकते थे, इसके लिए वो फ्री हो गए थे। Moreover, the act introduced responsible government in provinces, that is, the governor was required to act with the advice of minister responsible to the provincial legislature. सो जो भी प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट बना, ठीक है, उस गवर्नमेंट के जो था वो उस गवर्नमेंट के अनुसार ही हमारा जो उस समय के गवर्नर थे वो वर्क करते। दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937 एंड वाज डिसकंटिन्यूड इन 1939। सो 1937 में इस एक्ट को आने के बाद 1935 में जो एक्ट आया उसके बाद हमने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, और इलेक्शन कंडक्ट करवाने मतलब जो हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी जो है टोटल 11 प्रोविंसेस में ये इलेक्शन हुआ था, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस में हमारा कांग्रेस जो पार्टी था वो विनर हुआ, और हमारा कांग्रेस ने उन सभी जगह पे अपना सरकार बनाया। ठीक है, और इसके बाद 1937 में सरकार तो बन के आ गई, उसके अनुसार गवर्नर जो था वो काम करने भी लगा। हमारे गांधी जी और जो भी लीडर थे वो चाह रहे थे कि हम एक ट्रायल रहे कि किस तरह से हम इलेक्शन अगर कंडक्ट करके मिनिस्ट्री फॉर्म करते तो हम किस तरह से वर्क करते, इसलिए उन्होंने इस एक्ट को सपोर्ट नहीं किया था। फिर भी उन्होंने 1937 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और 1939 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था, हमारा जो गवर्नमेंट उस समय जो बना, ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और रिज़ाइन करने का क्या रीज़न था कि 1939 में, आप जानते हैं कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है 1939 में स्टार्ट होता है। ठीक है, और 1939 में जो हमारा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उसमें इंडियंस को इन्वॉल्व कर लिया गया था इंग्लैंड के द्वारा बिना उनसे सहमति लिए। मतलब उस समय हमारे जो कांग्रेस के लीडर थे या कांग्रेस पार्टी था या कोई भी लीडर या जो भी हैं, किसी से कोई सहमति नहीं लिया गया। इंडियंस को डायरेक्टली उसमें फोर्सफुली उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अवॉइड कर दिया, बाध्य कर दिया गया। और इस चीज़ से हमारे जो लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और उन्होंने अपने जितने भी प्रोविंसेस में वो अपना मतलब रूल कर रहे थे वहाँ से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो इसीलिए 1939 में ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे ये सारा कुछ। ठीक है, देन इट प्रोवाइडेड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ डायरकी एट द सिस्टम सेंटर। ठीक है, इट प्रोवाइड फॉर द एडॉप्शन मतलब डायरकी सिस्टम जो हमारे प्रोविंसेस में जिसको अबॉलिश किया गया था, ठीक है, उसको सेंटर पे ला दिया गया है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे डायरकी सिस्टम चलेगा। ठीक है, और वहाँ पे जैसे हमारा प्रोविंसेस में हमारा रिजर्व लिस्ट था, ठीक है, देन ट्रांसफ़र लिस्ट था, वैसे ही अब हमारे सेंटर में रिजर्व और ट्रांसफ़र लिस्ट होगा, और जिसका मतलब और उस पर जो रूल करने का रूल बनाने का जो अधिकार मिलेगा वो हमारे वायसराय को मिल जाएगा। सो व्हाट कंसिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट्स, जो फेडरल में जो सब्जेक्ट्स हैं उसको डिवाइड किए गए हैं तो रिजर्व में एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट में। हाउ एट द पोजीशन ऑफ द एक्ट डिडंट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। लेकिन ये हमारा फेडरेशन ही नहीं बना था, ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बना था। इस कारण से क्या हुआ कि ये जो रूल के अनुसार हमारा जो सेंटर का सब्जेक्ट जो डिवाइड हुआ वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो हम लोग उसी तरह से वर्क करते हैं जैसे हम लोग 1919 में वर्क करते थे। मतलब 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्क करेंगे आगे भी 1946 तक। ओके, देन इट इंट्रोड्यूस बाई कैमलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। मैंने आपको बताया टोटल 11 प्रोविंसेस थे। ओके, तो 11 प्रोविंसेस में से 6 जो प्रोविंस था वहाँ पे हमारा बाइकैमलिज्म मतलब अपर हाउस लोअर हाउस लाया गया। ठीक है, अभी भी हमारे अब सारे स्टेट में बाइकैमलिज्म नहीं है, मतलब अपर हाउस लोअर हाउस नहीं है। कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पे हैं, जैसे कि हमारा बिहार, यहाँ पे आपको बाइकैमलिज्म मिलेगा। ठीक है,
देन Thus, the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, and United Provinces were made bicameralism consisting of a legislative council, upper house, and a legislative assembly, lower house. However, many restrictions were placed on them. ठीक है, तो ये सारी जगह पे उस समय में हमारा बाइकर्मलिज्म सिस्टम लगाया गया था, लेकिन उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए थे. It further extended the principle of communal representation by providing separate electoral for depressed class, the scheduled caste and women and labor. ठीक है. सो अब क्या हुआ, जो अब तक हम लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन और अदर मतलब लोगों और भी बहुत सारे जो लोगों को हमने जो दिया था अब तक सेपरेट इलेक्ट्रॉल का पावर, ठीक है, तो उस पावर को और एक्सटेंड किया गया है. ठीक है, और यहाँ पे हमारा रिजर्वेशन जो है हमारा इसमें इलेक्शन में है उसको बढ़ाया जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को विमेन को, लेबर को और हमारे शेड्यूल क्लास के लोगों को भी दिया जाएगा कि वो अलग से अपना इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं और अलग से उनको सीट रिजर्व करके दिया जाएगा. ओके, देन इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया. काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में. ठीक है, उसको अबॉलिश किया जाता है. काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हमारे क्या बने थे कि जो हमारे उसमें जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे उनको एक काउंसिल दिया गया था जो उनको असिस्ट करेगा. ठीक है, सो उस काउंसिल को अब अबॉलिश कर दिया गया है. ठीक है, और उसकी जगह पे अब उनको क्या दिया गया है, तो उनको एक टीम ऑफ एडवाइज़र प्रोवाइड किया गया है जो उनको अब असिस्ट करेंगे, उनको एडवाइस देंगे. ओके, देन इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी. जो फ्रेंचाइजी हमें मिला हुआ था, फ्रेंचाइजी किस बेसिस पे मिला हुआ था, एक तो हमारे एजुकेशन का था, उसके बाद दूसरा था टैक्स, कितना टैक्स पे करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको इलेक्शन में वोट करने का राइट मिल रहा था, और उसके अलावा हमारा प्रॉपर्टी. तो ये 3 बेसिस था हमारा इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का. ठीक है, अब उसको और मतलब एक्सीड किया गया और बढ़ाया गया. ठीक है, मतलब अब वोटिंग जो राइट जो है वो ज़्यादा लोगों को मिलना शुरू हुआ. देन इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री. ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि हमारा ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कौन से एक्ट के तहत बनाया गया है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाया गया है. ठीक है, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होता है इस एक्ट के तहत, जो कि कंट्रोल करेगा हमारे करेंसी और क्रेडिट ऑफ द कंट्री. ठीक है, हमारे कंट्री के करेंसी और क्रेडिट का कंट्रोल और मॉनिटरिंग का काम जो है हमारा आरबीआई को दे दिया गया. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, और इस एक्ट के तहत सिर्फ हमारे, ठीक है, तो इस एक्ट के तहत सिर्फ हमारे जो हमारा ये यूनियन पब्लिक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो था उस तक ही मतलब नहीं रह के ये आगे और एक्सीड कराया जाता है, और ये प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी मिलता है. मतलब अब हमारा जो हम लोग यूपीएससी, अभी से अगर हम इसको को रिलेट करें तो यूपीएससी बनाने का अधिकार, मतलब यूपीएससी फॉर्म करने का अधिकार हुआ, उसमें हम लोग को यूपीएससी में हम सेलेक्ट हों, इस सब चीज़ का अधिकार मिला था. ठीक है, अब वैसा ही एक कमीशन जो है यूपीएससी की तरह, जिसको हम लोग फेडरल पब्लिक कमीशन जो है, उसके अलावा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो स्टेट लेवल का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका भी इस्टेब्लिशमेंट होता है. तो इस एक्ट से इसको और बढ़ाया जाता है. ओके, सो एक और लास्ट पॉइंट है. लास्ट पॉइंट ये है कि इट इस्टेब्लिश फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट. ठीक है, और इस एक्ट के तहत ही हमारा फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1937 में, और ये हमारा दिल्ली में होता है. दिल्ली में हमारा फर्स्ट फेडरल कोर्ट बनेगा. तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि फर्स्ट फेडरल कोर्ट जो है वो कहाँ बना था. तो फर्स्ट फेडरल कोर्ट जो है वो आपका दिल्ली में बनेगा. कब बना है, तो 1937 बना है. कौन से एक्ट के तहत बना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना है. सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया, ठीक है, इससे हमारे जो उस समय के कांग्रेस लीडर थे वो सेटिस्फाई नहीं थे. ठीक है, वो चाहते थे कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने. ठीक है, वो इंडियन, जिसमें इंडियन का पार्टिसिपेशन हो, और हम लोग फिर अपना
एक रूल बुक बनाए, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम खुद बनाए। बट ये वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होके आया था, वहाँ से बन के आया था, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो थी वो इससे खुश नहीं थी, ठीक है। और ये जो एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं रहता है, क्योंकि ये अप्रूव नहीं होता, बहुत सारे एक्ट इसके अप्रूव ही नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं 1946 तक। ओके guys, so in this way we have completed Government of India Act 1935. Okay, in the next class we will deal the Government of India Act 1947. So stay tuned with us. Please do like, subscribe, comment and share, and also press the bell icon button. Thank you. Have a nice day.